मैं लगभग 3,80,000 रुपये बेचा था। मतलब सॉलिड जो लाभ हुआ आपका 3 लाख। 3 लाख रुपए, तो मतलब वहां से नशा, आपको नशा लग गया। बस वहीं से लग गया। अच्छा भैया, अभी हम आए हैं यहाँ टमाटर के खेत में। तो टमाटर जो भी आप लगाए हैं, कितना जगह में टमाटर लगाए हैं? ये हमारा लगभग 3 एकड़ से थोड़ा सा कम, मतलब 2 एकड़ 80-90 डिसमिल 3 लगा एकड़ हुआ। ही हम मान हाँ, लिए 3 एकड़ ओवरऑल में। ओवरऑल में। भैया मेरा बिजनेस तो ऐसे मेन बिजनेस मेरा कपड़े का है। अच्छा, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है हमारी। मतलब वो अभी भी वो संचालित है? अभी भी संचालित है। हम्म। तो जी उनका प्लॉट देखकर, उनका मतलब तरीका देख के अच्छा, इतना अच्छा लगा हमको कि फिर दिमाग में घुस गया कि नहीं, अब हमको खेती करना है। और थर्ड हार्वेस्टिंग में सीधा 140 पन्नी में चला गया। अच्छा। तब रेट क्या गया? रेट बिल्कुल वही 16-17 जाना चालू हो गया। हाँ। तो सबसे बड़ी बात कि आप कितना भी मतलब रासायनिक खाद यूज़ कीजिए, लेकिन जब तक आप जैविक खाद के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका इस 1.5 एकड़ के प्लाट में लगभग 7 गाड़ी इसमें गोबर का खाद डाला हुआ है। किसान भाई, हम जिस किसान के पास आए हैं और हमारे क्षेत्र के, जो अगर बोला जाता है कि खेती में जो मोटिवेशन होता है, जो इनोवेशन होता है नया करने का, अन्य किसानों को प्रेरणा देने का, वैसे ही हमारे भैया है। इनसे हम पूरा परिचय आपको बताएंगे और खेती से कैसे जुड़े, पहले इनका क्या बिजनेस था और खेती करते करते क्या क्या लगाते हैं, इनको कितना बेनिफिट होता है। अभी फ़िलहाल इनका लगा हुआ टमाटर खेती के बारे में पूरा जानकारी देंगे। साथ ही साथ इनका खेती से जुड़ा हुआ कुछ कुछ किस्सा भी आपको हम भैया के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। आइए मिलते हैं भैया से। भैया नमस्ते। नमस्कार। थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। किसान भाइयों, मैं हरिदास मंडल, मेरा गांव है कृष्णनगर और बलरामपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। भैया जैसे इसके पहले, खेती से पहले आप क्या बिजनेस था आपका? भैया मेरा बिजनेस तो ऐसे मेन बिजनेस मेरा कपड़े का है। अच्छा, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है हमारी। मतलब वो अभी भी वो संचालित है? अभी भी संचालित है। मतलब उसके साथ साथ आप खेती में जुड़े हैं? हाँ, तो खेती कितना में दिन से आप खेती कर रहे हैं? हम 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल से। 4 तो साल से। आपके दिमाग में कैसे आया कि मेरे को खेती में जुड़ना है मेरे को? देखिए पिंटू जी, एक मज़ेदार किस्सा है। हम अपने एक मित्र के साथ गए अंबिकापुर कपड़ा खरीदी में। तो वहाँ जाने के बाद उनके एक मामा जी हैं, जो कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के जाने माने किसान हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उनका नाम सुब्रत मंडल है। हाँ हाँ, नाम तो सुने, फेमस किसान है। फेमस किसान है। तो अपन गए वहाँ। वहाँ जाने के बाद अपना जो मित्र था वो बोले कि चलो यार मामा का प्लॉट देख के आते हैं। तो हम वहाँ पे गए। पिंटू जी उनका प्लॉट देखकर, उनका मतलब तरीका देख के अच्छा, इतना अच्छा लगा हमको कि फिर दिमाग में घुस गया कि नहीं, अब हमको खेती करना है। मतलब वहाँ आपको नया कुछ देखे? हाँ, मतलब नया हाँ, बहुत कि बहुत सारी खेती में चीज़ें। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब हाँ। बिल्कुल जैसे अपन पहले वीडियो में देखते थे कि कहा जा सकता है कि जैसे फार्मिंग कैसे किया जाता है। हाँ हाँ। तो उनके जो प्लॉट है वहाँ पे जाके ओरिजिनल फार्मिंग का मतलब हमको समझ मैंने में आया। आंखों देखा, जी आंखों स्पष्ट हम देखा देखे, हाँ ऐसा सही में होता है। होता है। तो सबसे पहला कदम आप कौन सा फसल में रखे थे? कौन सा फसल से शुरुआत किए थे? देखिए पिंटू जी, हम जब वहाँ से आने के बाद पहले तो ड्रिप की व्यवस्था किए। अच्छा। हमारा 1 एकड़ में ड्रिप लगा था। वो यहाँ पे प्लॉट नहीं है, बगल वाला प्लॉट है। तो 1 एकड़ में ड्रिप गवर्नमेंट वाला तो था नहीं, तो पर्सनली अपन किए थे। तो उसमें हमको लगभग खर्चा 47,000 रुपये लगा था। अच्छा अच्छा। और 47,000 रुपये लगाने के बाद हम सबसे पहला कदम रखे थे खीरे की खेती में। और खीरे की खेती में कदम रखने के बाद क्या हुआ, जैसे ही हम खीरा लगाए, हमारी खीरा का पौधे का उम्र जब 20 से 22 दिन था, तब खीरा का रेट गिर गया 3 रुपये। अच्छा। 3 रुपये जब रेट गिर गया तो हमको लगाना था, मतलब झांकी लगाना था, धागा लगाना था। तो हमको लगा कि फंस गया मैं, तो धोखा हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं सोचा कि नहीं, अब तो मैं इसमें झांकी नहीं लगाऊंगा, अब मैं नीचे ही करूंगा। तो मैं उसको क्या किया, नीचे करना शुरू किया। तो जब हम पहली बार लगाए थे खीरा, वैरायटी था आपका रोहन केसरी। और वो लगभग किसी तरह से भी वो 30 दिन में पहला हार्वेस्टिंग आ जाता है। अच्छा। और मेरे पौधे का उम्र था 20 दिन। 10 दिन आपको टाइम बचा था। तो मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो 10 दिन जैसे ही गया, रेट एक बार उछाल मारा, सीधा 15 रुपये आ गया। अच्छा। तो 15 रुपये आ गया तो मजा आ गया। 3 रुपये से सीधा 15 रुपये में आ गया। मतलब नहीं, वैसे नहीं, जैसे हाँ, 3, 6, 9, 12, 15। आपका जब निकला तो 15 रुपये हो गया। तो मेरा जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग था, अभी भी मेरे को याद है, वो 7 रुपये में दिया था मैं। अच्छा। हाँ, 10 पन्नी 2 कुंटल माल निकला। अच्छा अच्छा।
तो मेरे को लगा कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, एक मतलब 20 किलो का 10 पन्नी माल निकला है, 2 कुंटल माल में क्या होगा, 7 दूना 1400 रुपया। तो फिर हम सोचे चलो देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर जब सेकंड हार्वेस्टिंग हुआ तो मेरा सेकंड हार्वेस्टिंग में 15 रुपये गया। और उस समय हमको उतना नॉलेज नहीं था, बस पूछ पूछ के कर रहे थे। तो सेकंड हार्वेस्टिंग में सीधा 20 पन्नी से 40 पन्नी में चला गया। अच्छा, डबल। और थर्ड हार्वेस्टिंग में सीधा 140 पन्नी में चला गया। अच्छा, तब रेट क्या गया? रेट बिल्कुल वही 16-17 जाना चालू हो गया, कंटिन्यू चलना लगा। तब उसमें क्या हुआ, 2-3 हार्वेस्टिंग के बाद मेरा पूंजी आ गया, मतलब जितना भी लागत लगा था वो वापस आ गया। वापस आने के बाद उस समय तो खैर यहाँ पे खेती का उतना क्रेज नहीं था जैसे आज के डेट पे है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे वो खीरा ख़त्म हुआ, और आज के डेट पे हम लोग खीरा कमाते हैं तो 12, 13, 14 हार्वेस्टिंग से ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। और आपको बताओ पिंटू जी, हमारा जो नीचे फैला हुआ था उस पौधे में हमने 14 हार्वेस्टिंग किया था। अच्छा, मतलब बिना झांकी वाला में 14 हार्वेस्टिंग, सबसे मज़ेदार वहीं पे हो गया। और 14 हार्वेस्टिंग मेरा लगभग 1 एकड़ खेती करने में, खीरे की खेती करने में लगभग 80 से 85 हज़ार रुपये लगा था। और मैं टोटल उसी टाइम पे मैं एक बार अकाउंट किया था कि मेरा कितना खर्चा है कितना, मैं लगभग 3,80,000 रुपये बेचा था। मतलब सॉलिड जो लाभ हुआ आपका 3 लाख रुपए। तो मतलब वहाँ नशा, आपको नशा लग गया। बस वहीं से लग गया। अच्छा भैया, अभी हम आए हैं यहाँ टमाटर के खेत में। तो टमाटर जो भी आप लगाए हैं, कितना जगह में टमाटर लगाए हैं? ये हमारा लगभग 3 एकड़ से थोड़ा सा कम, मतलब 2 एकड़ 80-90 डिसमिल। 3 एकड़ हम मान लिए ओवरऑल में। ओवरऑल में इसके पहले इस प्लॉट में क्या लगा हुआ था? इसके पहले इस प्लॉट में देखिए, पिछले बार अप्रैल में इसमें लगा था टमाटर। अच्छा। और उस टमाटर में नॉन ग्राफ्टेड था, नॉर्मली था। तो उस टमाटर को जैसे कि अपन तो जैसे मई जून आते आते देखे, पिछले साल का बारिश का क्या बहुत ज़्यादा था। तो फिर भी क्या हुआ, टमाटर में उतना हमको मिला नहीं, लेकिन फिर भी वही 1-1.5 लाख रुपए छोड़ा था। मैंने फायदा में। तो उसको हम लोग क्या किए, जब बेस तैयार किए थे, तो जैसे हम कभी भी बेस तैयार करते हैं तो अपन दिमाग में ये रख के बेस तैयार करते हैं कि हमको 3 फसल लेना है। अच्छा। और जैसे उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो फिर उस बेस को हटा देते हैं, लेकिन अपन टारगेट करके वही चलते हैं। तो पहले तो उसमें टमाटर लगा, और फिर आके आपका अक्टूबर में फिर उसमें खीरा लग गया। अच्छा, उसी सेम मेड़ में नवंबर दिसंबर उसको खेत को साफ किए। हम इस प्लॉट के लिए तरबूज का जो पौधा था वो बुक करा दिए। अच्छा। अब जब यहाँ फील्ड में अपन देखने लगे तो इतना ज़्यादा तरबूज आने लगा, तो तरबूज का जिस दिन हमारे यहाँ पौधा गिरा उसी दिन मेरा दिमाग बदल गया कि मेरे को नहीं करना है। अच्छा। इतना कंपटीशन में नहीं जाना है। मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्र में किसान तरबूज हो गए। आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस साल बहुत ज़्यादा है। तो हमारे एक मित्र और है रामानुजगंज में, वो करते हैं खेती। तो मैं उसको फ़ोन किया कि भाई तरबूज का पौधा चाहिए क्या, मेरे को नहीं करना है। तो बोला हाँ चाहिए। तो मैं पहले क्या किया, यहाँ से सीधा रायपुर फ़ोन किया पौधे के लिए। तो बोला कि भैया अवेलेबल है, आपको 2 दिन में दे देंगे। फिर मैंने क्या किया, तुरंत उस पौधे को बुक किया और इसको बेच दिया। अच्छा। ठीक है। और इसको बेचने के बाद फिर ये तो पुराना था, मैं तुरंत अपना इसमें भिड़ गया। इसको पहले तो मतलब अभी जो लगा है ग्राफ्टिंग है? हाँ, ये ग्राफ्टिंग है, पूरा ग्राफ्टिंग है। और इसमें पूरा जोताई किए, जोताई करके तुरंत तैयार कर दिए। मतलब खीरा लास्ट टाइम इसमें खीरा लगा हुआ था, उसको पूरा तोड़ के फिनिश करके। हाँ, इसमें जैसे ये वाली जो प्लॉट है 1.5 एकड़ का प्लॉट है पूरा। इस प्लॉट में आपका टमाटर था पुराना, और उधर जो लगा होता उसमें फूल गोभी लगा हुआ था। अच्छा। इस बार फूल गोभी भी अच्छा था। फूल गोभी मतलब फायदा मिला? हाँ, बहुत अच्छा था इस बार फूल गोभी। कितना एकड़ में था लगभग? लगभग 1.5 एकड़ में। कितना फायदा हुआ 1.5 एकड़ में? 1.5 एकड़ में लगभग 2.5 लाख रुपए छोड़ा। अच्छा, मतलब आपका नुकसान होता नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट? नहीं, पिछले साल हुआ था ना वो उधर। नहीं, मान लीजिए 10 में अगर 2 नुकसान हो रहा तो उसका हम नुकसान खेती में तो होता है, वो ही है। अब इस बार का देखिए, टमाटर अभी जा रहा है 100 रुपए ट्रे, और अभी मेरा देख ही रहे कि मतलब फल लदा हुआ है। 20-25 दिन तो अभी लगेगा, टाइम है इसके पास। इसके पास टाइम है, तब तक खीरा जैसे हो सकता है रेट पकड़ ले। और इसको अभी हम टाइम दे भी रहे हैं, अभी इसको फल के पीछे नहीं भिड़े, जानबूझ के, मतलब लंबा चल जाए। हाँ, लंबा चले। तो भैया आते हैं हम थोड़ा सा टमाटर की खेती के बारे में। जैसे खेत का आप तैयारी किए, तो खेत का तैयारी कैसे करते हैं, जुताई वगैरह कैसे करते हैं? देखिए, जब हमारा तो हमेशा से टारगेट रहता है कि जब भी हम दोबारा खेती करते हैं तो सबसे पहले हम इसको आपका मट्टी को पलटते हैं। पलटने से मतलब ये है कि हमारे यहाँ अपने पास एक डोजर गाड़ी है, पुलाव है, मतलब पुलाव है, एमबी पुलाव से उसको जोत लेते हैं। उसके बाद फिर उसको
थोड़ा सा रोटावेटर से लेवल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कभी कभी देखते हैं कि हमको सफ़ेद सफ़ेद, जैसे जिस खेत में ज़्यादा आपका फर्टिलाइज़र चलेगा उसमें आप देखिएगा कि सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है। अच्छा अच्छा, मतलब वो साल्ट जमा हाँ होता हाँ है। हाँ, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम चूना वूना मार के फिर उसको तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, उसी में। हाँ। मतलब मेन है कि मिट्टी पर हर से एक बार जुताई करना जुताई जरूरी बहुत होता है, जरूरी है। बहुत जरूरी है। और जुताई नहीं, गहरी जुताई करना गहरी जरूरी है। जुताई, हाँ। गहरी जुताई करना जरूरी है। नीचे का मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर का हाँ, मिट्टी ऊपर नीचे का से, तो नीचे अदला से। बदली हो जाता है। हाँ, तो जो बेड आप तैयार किए हैं टमाटर का, कितना दूरी रखें एक बेड से एक बेड ये एक बेड से एक बेड की दूरी 5 फीट। 5 फीट, हाँ, मतलब प्रॉपर 5 फीट रखना चाहिए। 5 फीट ही रखना चाहिए। टमाटर जो है ना, अभी हम्म। देखिए ये अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है और अभी हम्म। तो गर्मी का समय ये है। तो और हाइट में जाएगा। ये अभी तो धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो हम्म। आपको इसके अंदर जो है स्प्रे टैंकी लेके घूमने में बहुत दिक्कत हाँ, होगा। तोड़ाई करते रहना पड़ेगा, हर हाँ। चीज़ मतलब हमेशा। तो मेड जैसे तैयार हो चुका है, ठीक, हम 5 फीट की दूरी पे हम मेड तैयार किए। अब मेड में जब हम कूड़ में जो खाद डालते हैं बेसल, वो मेन रूप से क्या क्या डालना चाहिए? देखिए, जैसे शुरू में आप जैसे बताए कि हम 3 फसल लेके सोचते हैं। हाँ। हाँ। तो सबसे बड़ी बात कि आप कितना भी मतलब रासायनिक खाद यूज़ कीजिए, लेकिन जब तक आप जैविक खाद के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका इस 1.5 एकड़ के प्लाट में लगभग 7 गाड़ी इसमें गोबर का खाद डाला हुआ है। गोबर का खाद? हाँ। तो छिड़क के डालते हैं कि मेड़ में हम डालते हैं? पहले छिड़क के डालते हैं, उसके बाद जुताई करके उसके बाद बेड बनाते हैं। अच्छा, मतलब वो पूरा खेत में बिखर जाता है, बिखर जाना चाहिए, फिर एक जगह इकट्ठा होकर फिर बेड बनाएगा। बेड बनेगा। थोड़ा बहुत ही मान लीजिए बीचों बीच रहेगा। नहीं, बीच में तो रहता ही नहीं है। हाँ। अभी जो जैसे कि अच्छा, हाँ, तो पूरा छील के ऊपर आ जाएगा। हाँ, उसमें भी एक वो है, जैसे इसका जो बेड बनाने का जो मशीन आती है वो 2 तरह का आता है। एक आपका नॉर्मल तितली और दूसरा आता है मतलब उसको क्या बोलते हैं, गहरा जुताई करने वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम लोग गहरा जुताई यूज करते हैं। जो बीच में जो मिट्टी है, ये बीच में एक बूंद मिट्टी आपको नहीं मिलेगा। ये जो आपका लगा हुआ है, जो मल्चिंग ढकने के लिए जो मिट्टी लगा हुआ है, इसको अपन कोड़ के डाले हैं। अच्छा, एक भी टाइट वाला मिट्टी, टाइट वाला मिट्टी कोड़ के डाले। खाद मिक्स हुआ था वो पूरा मेड़ में चला जाएगा। और जैविक खाद में इनका है कि लंबे समय तक वो अपना पोषक तत्व को देते रहता है, दिखाएगा और धीरे धीरे इसका जड़ फैलेगा, तो धीरे धीरे वो अपना मिट्टी भी भुरभुरा रहेगा। तो रासायनिक खाद मुख्य रूप से क्या डालते हैं? रासायनिक खाद हमारा प्रति एकड़ के हिसाब से? प्रति एकड़ का रेशियो रहता है 50 किलो DAP, 15 किलो आपका लाल पोटास, ठीक है, और उसके बाद आपका 10 किलो मैग्नीशियम रहता है। और उसके बाद जो है, जैसे अपन एक कॉम्बो किट, बहुत सारी कंपनियां कॉम्बो किट बेचती है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गया, उसमें जिंक होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे मैग्नीशियम, सारा चीज रहता है, उसी को मिक्स करके डाल देते हैं। वो 50 किलो। और एक अभी अपन इसमें यूज किया है पॉलीसल्फेट और बायोविटा। अच्छा अच्छा, और दोनों का रिजल्ट मेरे को पहले भी दिखा था और अभी भी दिखता है। बायोविटा जो PI कंपनी का आता है? हाँ, PI कंपनी का बायोविटा, लेकिन वो बेसाल के लिए आता है पाउडर फॉर्म में। अच्छा, एक तो लिक्विड जो हम लोग यूज करते हैं, एक होता है बेसल, ग्रेनुअल रहता है। हाँ, ग्रेनुअल रहता है। तो खाद हम जैसे इसको मिक्सर करके, और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा किसान अपना डालना चाहे तो डाल सकता है, लेकिन बिल्कुल लेकिन मेन ये है कि इसको डालना जरूरी है। हाँ। खाद हम डाल दिए, बेड को ढक दिए, इसके बाद हमको लगाना है ड्रिप मल्चिंग। तो जो किसान मान लीजिए आपके सिंपल जो साधारण किसान है, कम पैसा है, तो अगर ड्रिप लगाना चाहे तो 1 एकड़ में कितना खर्च आ सकता है? मिनिमम खर्च, मतलब कम से कम में। मिनिमम खर्च देखिए, क्या है ना, ड्रिप सस्ते में भी आता है, महंगे में भी आता है। अब आपको कैसा करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, जो किसान मान लीजिए हमको देख रहा है, हमको सीख रहा है कि हमको पहली बार खेती कर रहे हैं, हम थोड़ा कम खर्चा करें, जैसे आप बताए कि 45,000 खर्चा किए थे, 47,000 खर्चा किए थे, लेकिन जो किसान के पास कम पैसा है तो कितना तक में आ सकता है ड्रिप? 30,000 में 30,000 तक मतलब लग सकता है, लेकिन अभी के डेट पे नहीं लगेगा, क्योंकि अभी इतना प्लास्टिक का रेट बढ़ा हुआ है कि सारे जो पाइप आपको 250 में मिलता था वो सीधा 450 रुपये में मिल रही है। अच्छा अच्छा, जो PVC, मतलब कम तरीका से भी लगा सकता है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहे तो ड्रिप लगा। मल्चिंग का क्या खर्चा लगता है लगभग 1 एकड़? मल्चिंग का देखिए, टमाटर जब कमाएंगे तो आप इसमें सस्ता मल्चिंग नहीं डाल सकते। आपको नॉर्मली कम से कम आपको 25 माइक्रोन में जाना पड़ेगा। हाँ, जैसे लंबा दिन का फसल, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, सब। जैसे ये आपके यहाँ जो अभी मल्चिंग लगा हुआ है, ये मतलब 3900 का मल्चिंग लगा हुआ है। अच्छा, एक बंडल 800 मीटर, 25 माइक्रोन, 4 फीट। और वो कितना लगभग लगा 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 4 बंडल लगता है। अच्छा, 3200 मीटर। हाँ, इतना तो लगेगा। ठीक ठीक। इसके बाद जैसे हम पौधा ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पौधा में आता है, तो वैरायटी आप कौन सा चयन करते हैं? देखिए, टमाटर जैसे हम लोग तो लोकल बेचते नहीं हैं, और हमारे पास इतना समय नहीं कि हम लोकल में बेचने जाएं। इतना जगह का लोकल कहाँ बेच पाएंगे? और हमको क्या है कि मंडी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो हम लोग का सबसे पहला टमाटर की वैरायटी में अगर जाए तो हमको सबसे पहला
मतलब प्राथमिकता हम साहो को ही देते हैं। अच्छा, कारण क्या है? इसका क्या है, जैसे फल पकता है तो इसमें एक हार्डनेस होता है, स्किन मोटा होता है मतलब। स्किन मोटा होता है, हार्डनेस होता है। इसको फल को तोड़ के आप धूप में भी रख दीजिए तो वो आपका मतलब नरम नहीं होगा। मतलब ट्रांसपोर्टिंग के लिए, बाहर जाने के लिए टमाटर अच्छा है। अच्छा है ट्रांसपोर्टिंग वाले, और मंडी वाले भी इसका चमक बहुत अच्छा है, इसका साइज बहुत अच्छा होता है। और जैसे नॉर्मल टमाटर पिछले बार लगाए थे, अभी लगाए हैं ग्राफ्टिंग, तो इसका रेट में क्या अंतर है? तो ग्राफ्टिंग टमाटर कितना पड़ता है? एक चीज़ आपको बताओ कि ग्राफ्टिंग टमाटर का जो पैदावार है, उसका साइज जो है, ग्राफ्टिंग टमाटर का साइज नॉर्मल टमाटर से थोड़ा छोटा आता है, सेम वैरायटी में भी। लेकिन क्या है, इसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो मतलब उम्र है बहुत ज़्यादा है, लंबा है। अच्छा, मतलब हाँ, वो अगर 2 महीने में मतलब 3 महीने में ख़त्म होती है तो ये 6 महीने में ख़त्म होगी। डबल है। तो ये जो पौधा अगर ग्राफ्टिंग लगाना चाहता है किसान, जैसे इसका खासियत है कि लंबे समय तक फल देता है, रोग प्रतिरोधक है, तो क्या रेट पड़ता है एक पौधा? एक पौधा आपको 10 रुपये से 12 रुपये के बीच में पड़ेगा। अच्छा, अलग अलग नर्सरी का अलग अलग नर्सरी का। जैसे हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं सीबी का, लेकिन इस बार मेरा AKF नर्सरी का पौधा है। ये कहाँ है नर्सरी? ये रायपुर का ही है। अच्छा, दोनों रायपुर का है। अच्छा अच्छा। पौधा को जब लगाते हैं तो इसका दूरी कितना रखते हैं? इसका दूरी सीजन के ऊपर होता है। अच्छा। जैसे बरसात में आप अगर लगाइएगा तो इसको जैसे 1.25 फीट का अगर डिस्टेंस वाला है पाइप, हाँ, तो फिर उसको 2.5 फीट में लगाइएगा। और अगर 1 फीट का है तो फिर 3 फीट में बरसात में, और गर्मी के लिए 2 फीट में। बरसात में ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, जरूरी है। अभी गर्मी के समय तो 2 फीट इसका दूरी रखना। हाँ। तो जिस दिन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो दिन का समय अच्छा रहता है कि शाम का समय अच्छा रहता है? देखिए, ट्रांसप्लांटिंग तो हमेशा पौधे का शाम के समय होता है, लेकिन जैसे ठंडी के समय होता है तो दिन में भी कोई दिक्कत नहीं है, तापमान कम रहता है। हाँ, तापमान कम रहना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो हम ध्यान देने वाला बात होता है कि जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उस समय थोड़ा सा ऐसे शेड्यूल बताइए जो जरूरी शेड्यूल होता है कि क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो ट्रांसप्लांटिंग के समय जब ट्रांसप्लांटिंग हो जाता है तो तत्काल इसमें ब्लू कॉपर का घोल को घोल के, ब्लू कॉपर और एक एंटीबायोटिक जो भी हो, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह कुछ भी हो, उसका घोल बना के जहाँ पे जोड़ रहता है, अच्छा, जहाँ पे इसका ग्राफ्टिंग किया रहता है, उसके ऊपर से जाना चाहिए गिरते हुए, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो पौधे। उसको ड्रेंचिंग करेंगे, मतलब ड्रेंचिंग करेंगे। पहला काम करना है। पहला काम। फिर क्या करना पड़ता है फिर उसके बाद फिर आप हो गया आपका ट्रांसप्लांट हो गया, टीपी हो जाने के बाद फिर वो पौधा जैसे ही थोड़ा सा खड़ा होगा उसके बाद फिर खाद का शेड्यूल चालू होगा धीरे धीरे। तो शुरुआत कौन सा खाद से करते हैं? 1261 शुरुआत में? NPK 20-20 19-19 सबको? ये सब नहीं, पहले 1261 को सबसे पहले हम लोग जैसे शेड्यूल में लेते हैं। जैसे पौधे को जैसे ही ट्रे से निकाल के अपन खेत में जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो पौधा कुछ समय के लिए तो कोमा में चला जाता है। हाँ, मतलब 24 घंटे कम से कम। उसके बाद थोड़ा सा पौधे को जब होश आता है, थोड़ा सा जब संभलता है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, खाद यूज नहीं करते उस समय। पहला एक बार हम ह्यूमिक एसिड, अच्छा, उसका डिल्चिंग कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जड़ का पकड़ होता है, जड़ का फैलाव होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके बाद दूसरा बार में मतलब मेन मिट्टी से टच हो जाता है। हाँ, उसके बाद फिर आपको जैसे 1261 के साथ ह्यूमिक एसिड को मिक्स करके उसको भी डिल्चिंग करना है। मतलब कुल मिला के NPK का जो कॉम्बिनेशन है, हाँ, वो धीरे धीरे से चलाते रहना है। तो जो मेन ब्रांचिंग और ग्रोथ के लिए, जैसे हमको तो तुरंत फल नहीं आता है, हमको पौधा को बढ़ाना है, हाँ, उसके लिए मेन खाद क्या चलाते हैं? पहले तो 1261 एक बार हो गया, उसके बाद खाद का रोटेशन चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे 1261 एक दिन हो गया, और इसको बहुत कम मात्रा में, अच्छा, जैसे 15 लीटर पानी में आपको 80 ग्राम मात्र 1261 रखना है, 30 ml मात्र ह्यूमिक एसिड रखना है। तो उसका डिल्चिंग होता है। उसके बाद फिर आ गया आपका 20-20 हो या 19-19 हो, उसका भी वही रेशियो रहेगा। फिर डिल्चिंग हो गया, उसके बाद फिर से एक बार 1261 हो गया। अब पौधा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, उसको जो आवश्यकता अनुसार पौधा मांग करेगा। शुरू में उसको हमको ड्रिप से नहीं चलाना है? नहीं, डिल्चिंग ही करना है। तो लगभग कितने दिन में ड्रिप से खाद चलाना है? मैं तो इस प्लॉट में तो मैं अभी मान लीजिए कि लगभग 45 दिन बाद से चालू किया हूँ। 45 दिन तक ड्रिंचिंग करना पड़ेगा? 45 दिन तक ड्रिल्चिंग और स्प्रे। अच्छा, स्प्रे में भी अपन कुछ खाद देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? मेन बेनिफिट जल्दी खाद मिलता है क्या?
देखिए जब पौधे का जो है जब जड़ नजदीक रहता है, आप किसी भी इंसान को खाना अगर मुंह के पास दीजिएगा तो उसको आसान पड़ेगा अच्छा, ना। हाँ हाँ, सही और हमको बात भी है। इसको खाना इसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जड़ धीरे क्योंकि धीरे फैलता जड़ भी नहीं है। फैलते हाँ। जाएगा और हम खाना उसी हिसाब से देते जाएंगे। अच्छा, तो जब फल फूल हमारा आ जाएगा उसमें फिर हमको खाद को बदल देना है। बदल देना है। जैसे इसका तो हर किसान का ही शेड्यूल ही रहता है हम्म, कि कब हमको बीज बीज बंद करना है, उसके बाद हम्म, फिर ब्रांच के लिए कौन सा खाद डालना है, उसके बाद हम्म। फल फूल के लिए कौन सा खाद डालना है। अच्छा, फल एक को शॉर्टकट में अगर है जो नया किसान अगर आपको देख रहे हैं, इसे एक बता देंगे। जैसे शुरुआत में 12-61 बताए, हम्म, फिर 19-19 बताए, 20-20 बीस बताए, बीस इसके बाद फिर क्या चलाना है? उसके बाद जैसे अपन ब्रांचिंग के लिए 14-48 चला देते हैं। 14-48 चला लिए। हम्म, उसके और बाद फिर आपका थोड़ा सा और बड़ा हुआ हम्म, तो पौधे को फिर आजकल तो मार्केट में इतने सारे खाद है कि उतना याद रखना भी याद भी मुश्किल रखना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। सही बात है, मेन बात हर तो ये है। कंपनी का अलग रेशियो है। जैसे पहले तो नापा हुआ था कि ना 19-19 बस चलाना है, 12-61 चलाना है, 11-44-11, 0-52-34, बस 13-0-45, 16-8-24, यही गिना गिना था। गिना गिनाया था हम्म, 0050। हम्म, लेकिन अब वो नहीं रह गया है। अब हर एक कंपनी का अलग रेशियो आ रहा है और हम्म, अलग काम है उसका। उसका अलग काम अलग है। काम है। मुख्य रूप से जैसे फल आ जाता है तो फल के लिए क्या करते हैं? फल जब जब देखते हैं हम फूल फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तब इसको फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, हाँ, तब अपन 0-32-34 शुरू कर देते शुरू हैं। कर देते हैं। मतलब हाँ, फास्फोरस भी और पोटास भी दोनों पोटास भी का दोनों का चलते आवश्यकता रहेगा। पड़ता है। और फल जैसे पकाना रहे, अब जैसे अभी मान लीजिए रेट अब अचानक से रेट आपको बढ़ जाए, हम्म, 20-22 रुपये हो जाए, आपको छोड़ना है, तो अचानक क्या खाद चलाना चाहिए कि फल जल्दी से पक जाए? इसको बस 0050 जैसे ही डालेंगे तो थोड़ा सा फल बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद 0050 के बाद अपन 16-8-32 या 16-8-24 चलाएंगे। उसके बाद 30-8 30-10-8 एक है, उसको भी चला देंगे तो फल का आ जाएगा, ग्रोथ में आ जाएगा, तुरंत कलर ले लेगा। कलर ले लेगा। मतलब वो रेट के हिसाब से अभी रेट जानबूझ के उसे छोड़ के रखे हैं हाँ हाँ। कि हम इसमें तोड़ाई नहीं करना है। हम्म। और भैया जैसे इसमें आता है कि रोग, ऐसा कुछ खास रोग होता है जिसको हमको फसल को बचाना पड़ता है, तो कौन सा रोग रहता है इसको? टमाटर के लिए तो सबसे बड़ा जानलेवा बीमारी है ब्लाइट, जिसको बोलते हैं झुलसा। अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा परेशान करता सबसे है। ज्यादा जो किसान को परेशान करता है वो आपका अर्ली ब्लाइट हो, बैक्टीरियल ब्लाइट हो या फिर क्या बोलते हैं लेड ब्लाइट डेड हो। ब्लाइट हो, ये तीन ही ब्लाइट है, अगैती झुलसा, पछैती झुलसा और आपका बैक्टीरियल झुलसा। तो उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए सभी किसानों को पता है कि क्या करना है। लगने के बाद करना रहता है कि पहले से करते हैं आप? इसको तो वैसे हम लोग पहले से ही करते रहते हैं, प्रिवेंटिव में ही इसका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे अच्छा, लेते रहते स्प्रे हैं। लेते रहते हैं। हाँ हाँ। और बाकी मार्केट में दवा एक से एक दवा लग जाता है तो कुछ ना कुछ इसमें करते हाँ रहते हाँ हैं। हाँ। और भाई अभी फिलहाल आपके खेत में जैसे मक्का लगा हुआ है, टमाटर तो है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखेंगे नजर तो हर एक जगह लगभग 4 फीट की दूरी पे मक्का लगा हुआ है। तो मक्का किस लिए लगाए थे? मक्का देखिए गर्मी के सीजन में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मक्का की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में टमाटर का खेती करना बहुत टेढ़ी खीर है। अच्छा, कारण क्या होता जैसे है? ही आपका फल मैच्योर हो जाएगा और आपका टेम्परेचर जैसे ही 42 डिग्री, 43 डिग्री, 45 डिग्री जाएगा तो जहाँ पे धूप पड़ेगा वो सफ़ेद हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जैसे मक्का बढ़ जाएगा तो यहाँ पे छाया रहेगा और छाया रहने से हमारा फल बचा हुआ रहेगा। फल बचा रहेगा, फल सूखेगा भी नहीं, फूल नया फूल आएगा नहीं, वो वो सूखेगा। सूखेगा, बिल्कुल नहीं सूखेगा। और एक चीज़ दिया हुआ मैं देख रहा हूँ, जो आप पुआल दिए हैं, ये पूरा खेत में तो मैं देख रहा हूँ कि पुआल बिछा हुआ, तो इसका क्या यूज है ये? इसका देखिए पिंटू भाई, इस बार हमको थोड़ा सा ये कहीं देखे थे कि आप खुद अपने हिसाब से ट्राई नहीं, किए? ये थोड़ा सा देखे थे। अच्छा। क्या हुआ कि अपन जा रहे थे रायपुर, तो वहाँ पे अभी सीजी नर्सरी वाले की ओर से क्रॉप शो लगा हुआ था और वो क्रॉप शो था आपका प्रयास के नाम से। अच्छा। और वहाँ पे हम चले गए तो हमको ये पुआल वाला दिखा, तो वहाँ से हमको आइडिया मिला, लेकिन उससे हम पूछे भी नहीं कि क्या है। अच्छा, लेकिन हम अपना मानसिकता से सोचे कि ये हो कि सकता ये है। हो सकता है। तो फिर वही मतलब इसको अभी तक देखिए, अभी तो घास दिख रहा है प्लॉट में, अभी घास दिख रहा है, जैसे कि पानी बरस गया इस वजह से घास आ गया है। लेकिन आज तक मैं इस पर हार्बिसाइड यूज नहीं किया हूँ। मतलब दो लाइन के बीच का जो घास होता है, हाँ, वो घास नहीं हो, मतलब हार्बिसाइड यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा। दूसरा और दूसरा बेनिफिट ये है कि जैसे गर्मी जो मिट्टी में ज़्यादा, मिट्टी जब गर्म होगा तो आपका यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, इस टेम्परेचर को भी ये पुआल मेंटेन करेगा। मतलब इवेपोरेशन जो होता है, बाष्पोरोजर जो होता है, उसको रोक के रखेगा, पानी का मतलब ऊपर नहीं जा सकता है, मतलब नमी को संरक्षण करके रखेगा। तो गर्मी के समय तो पुआल देना मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी काम है। कम से कम अभी आप देख रहे हैं तो लोग आपको भी देख के शुरू करेंगे। टमाटर हो, बैगन हो, अन्य फसल में जो लंबे दिन का फसल है
उसके लिए तो बहुत जरूरी होता है। वैसे पिंटू भाई एक बात बताओ, मल्चिंग तो आज आया हुआ है, हम्म, लेकिन जो पहले के किसान थे हम्म, इसी पुआल से ही मल्चिंग का यूज किया करते थे। हाँ, पुआल बिछा हाँ, के ही, हाँ, जैसे आज भी आप देखेंगे गांव में कहीं पे छोटा सा किसान है, अगर परवल की खेती कर रहा है हाँ, तो मैं उसके देखा नीचे संतोषी नगर में देखा हूँ। हाँ पूरा पुआल और बिछा इतना हुआ है। जबरदस्त है उनका भैया कि पुआल लगा हुआ है, सिर्फ परवल ही दिखेगा आपको, बस। कुछ घास नहीं दिखेगा। और इस फल भी सुरक्षित है। पैरा में एक खासियत है कि इसके नीचे से घास निकल नहीं सकता। आप एक इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर पैरा बिछा हुआ है वहाँ पे आपको घास नहीं दिखेगा, जहाँ पे मिट्टी है वहीं पे घास दिख रहा है आपको। तो ये घास को बढ़ने ही नहीं देता, पैदा होने नहीं देता है। और बहुत सारा चीज़ है कि जो हमारे पौधा के लिए जो आवश्यक सूक्ष्म जीव होता है, हाँ हाँ, उसको भी कंजर्व करके रख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हार्बिसाइड जो हम यूज करते हैं तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी है। हाँ, उसका उसको भी साइड बचा के इफेक्ट रखा है। है, तो उससे भी बचाव है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला है वीडियो में। आप वीडियो को अगर स्किप भी किए हैं तो फिर से एक बार रिपीट करके देखिएगा। हमारे भैया बहुत ही सीनियर है और सीनियर खेती के मामले में, समय कम है, 4 साल खेती किए हैं, लेकिन काफ़ी जानकारी और काफ़ी अनुभव है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर एक चीज़ जानने को मिलेगा। इस तरह से हम फिर से मिलते रहे। हमारे भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद। फिर से अगले वीडियो मिलेगा, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।